हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स दूसरा इकाई लेकर आए हैं जिसका नाम है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इकाई फर्स्ट मतलब यूनिट फर्स्ट, उसमें 4 अध्याय थे और अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं वहां तक हम लोग केवल 8 अंक को प्राप्त किए हैं, मतलब केवल 8 नंबर का ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमारी दूसरी इकाई है जिसमें 2 चैप्टर है। पहला हमारा है वैद्युत चालन, दूसरा हमारा है किरचॉफ का नियम। तो यहाँ से भी हमको 7 नंबर मिलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरा इकाई है वैद्युत चालन। तो हमारे पास दूसरा इकाई क्या है? वैद्युत चालन। स्टार्ट करते हैं वैद्युत चालन। वैद्युत चालन और वैद्युत चालन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो अगला सेशन मतलब ये इकाई 2 है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें क्योंकि आपको मिलने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन का मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास कोई ऐसा चालक होगा, अब हमारे पास कोई ऐसा चालक होगा जिसमें चार्ज जो भी होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेंगे। मतलब चार्ज जो भी होंगे एक स्थान से क्या हो गया? वैद्युत मतलब चार्ज हो गया, चालन मतलब चलने वाला। अब हमारे पास ऐसा चार्ज होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेगा। और इससे पहले हम लोग पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं, वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका क्या था? इसका मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हमें जो भी चार्ज पढ़ना था, स्थिर मतलब हो गया रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब चार्ज। मतलब हमने यहाँ पर अभी तक जितने भी चार्ज को पढ़े हैं किसी चालक में एक स्थान पर रखा, मतलब हमने ये चार्ज ले लिया है और अगर यहाँ रख दिया भाई तो ये हमारा इसी स्थान पे रखा रहेगा। अब लेकिन क्या है, अब हमारे पास जो भी चार्ज पढ़ना है वो क्या होगा? गति करने वाला होगा, फ्लोइंग करने वाला होगा। तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास हेडिंग इसमें है वो है वैद्युत धारा। क्या है? वैद्युत धारा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल करंट। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। तो सबसे पहले बात हमारे पास क्या आती? वैद्युत धारा का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमारे पास बात आ जाए वैद्युत धारा की तो सबसे पहले वैद्युत धारा क्या होता है हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित करें तो वहां पर जो धारा होती है I बराबर क्यू अपॉन टी होती है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग लिख देते हैं कि वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग ऐसे पॉइंट में पढ़ते चलेंगे, प्रदर्शित करते हैं। अब क्या हो गया? इसका डेफिनेशन लिख दें। यदि किसी चालक को, यदि जैसे अभी हमारे पास क्या कोई चालक है, हमारे पास क्या कोई चालक है, टी समय में अगर इसमें हमने क्यू आवेश को प्रवाहित कर दिया तो जो धारा होगी I बराबर क्यू अपॉन टी होती है। यहां से हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में टी समय में, टी समय या टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो, क्यू आवेश प्रवाहित हो तो यहां से I बराबर क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन टी। I बराबर क्यू अपॉन टी। अब I का मतलब क्या हो गया? धारा, टी का मतलब आवेश, क्यू का मतलब आवेश, टी का मतलब समय। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, हमने आपको बताया कि अगर हम लोग फिजिक्स में किसी भी फार्मूले में या हम लोग कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी में समय से डिवाइड कर रहे हैं तो उसी का क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे? धारा कहते हैं। तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा बन गई, क्या बन गई परिभाषा आपकी? कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा या धारा कहते हैं।
ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गया, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। या अगर आप एक डेफिनेशन और लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा कि एकांक वाला, अगर हम लोग समय को 1 सेकंड मान ले तो क्या हो जाएगा कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को उस चालक की धारा कहते हैं। अगर हम लोग समय को 1 माने तो समय हो गया हमारा 1, तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि किसी चालक में एकांक सेकंड में प्रवाहित आवेश को उस चालक की धारा कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं या बोल सकते हैं मात्रक हो गया, बीमा इसकी क्या है। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या आ जाएगा आपका, मात्रक। तो सबसे पहले तुम लोग धारा का मात्रक एक जानते हैं, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, दूसरा फार्मूले पर आ जाओ, I बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू का हो गया क्या, क्यू का आपका हो गया कूलाम, टी का मतलब सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड हो गया। दूसरा आपका क्या है, कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तीसरे पर अगर हम लोग आ जाएं तो एक मात्रक आपका क्या होता है, एक मात्रक आपका होता है स्टेट एम्पियर। क्या होता है, स्टेट एम्पियर। एक मात्रक आपका स्टेट एम्पियर। ठीक है, ये हमारे 3 क्या हो गए मात्रक। जो आपका स्टेट एम्पियर है ये वाला आपका सीजीएस है, ये वाला आपका क्या है, स्टेट एम्पियर जो है ये आपका सीजीएस में है, और जो ये दोनों आपके हैं एमकेएस में है। इस प्रकार से ये हमारे मात्रक है। बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा में भैया आपका क्या आ जाएगा, बीमा का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास धारा है, करंट है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी जो आई है इसकी बीमा होती है कैपिटल ए। तो इसकी बीमा क्या हो गई, कैपिटल ए हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बात ये आती है कि धारा कैसी राशि है। तो भैया धारा हमारी जो है, धारा हमारी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अब आप तुरंत बोलेंगे, आप तुरंत बोलेंगे धारा भाई अदिश राशि कैसी है, क्योंकि धारा में क्या, अगर हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास क्या है, कोई चालक है, और इस चालक में हमने कोई प्रतिरोध लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहाँ से क्या होगा, धारा हमेशा ऐसे इंडिकेट किया रहता है, मतलब प्लस वाला माइनस वाला। तो आप बोल दो भैया कि इसमें 10 एम्पियर की धारा भी जा रही है और इसके पास डायरेक्शन भी है, तो इसको तो होना चाहिए सदिश राशि। लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है कि जो ये हमारा एरो लगा है, जो डायरेक्शन लगा है, ये हमें बताता है धन आवेश की ओर जा रहे हैं। ये क्या बताएगा, धन आवेश की ओर जा रहे हैं। तो अभी क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं कि सदिश राशि होने के लिए हमारे पास एक कंडीशन और होता है, और वो होता है सदिश के योग का नियम, सदिश के योग का नियम। तो यहाँ से हमारे पास हम चेक कर लेते हैं कि धारा कैसे हमारे पास जो सदिश के योग का नियम है उसका पालन नहीं करती है, जिसके कारण धारा को अदिश राशि की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके लिए एक प्रैक्टिकल किया गया। अब प्रैक्टिकल क्या किया गया कि कोई 2 तार लिया गया, कोई 2 तार ले लिया गया, तार ए और तार बी, तार ए और तार बी, ध्यान से देखना। और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, मतलब 2 तार लिया गया, इस पे एक तार हमारा 3 एम्पियर, और इसमें जो प्रवाहित धारा है, एक में कहा गया भाई 3 एम्पियर की धारा जा रही है, दूसरे में जा रही है 4 एम्पियर की धारा। दोनों तार एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अब इसका परिणामी कुछ आएगा, रिजल्टेंट हमने कहा सी आएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि 3 और 4, और इसमें धारा को मापने के लिए लगा दिया गया है अमीटर। क्या लगाया गया है, अमीटर, क्योंकि अमीटर का काम क्या होता है, बताएगा भाई धारा कितने एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। अमीटर लगाने के बाद जो इसका आउटपुट मिल रहा है, मतलब जो इसका रिजल्टेंट मिल रहा है, इसको आना चाहिए कितना एम्पियर का, इसको आना चाहिए 5 एम्पियर का। 5 कैसे आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई 2 सदिश राशियां हैं और उसका परिणामी कैसे निकालेंगे, परिणामी का फार्मूला होता है, अगर हम लोग इसको a मान ले, इसको b माने तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मतलब कितना हो गया, 90, दोनों के बीच की दूरी, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से भैया a का मतलब क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए 9 आ गया, 4 और b का मतलब 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 9 25 आ गया, और 25 का हमें क्या मिल गया है, 5 मिल गया। तो अगर ये सदिश के योग नियम का पालन करेगा तो हमें आना चाहिए 5। लेकिन जब यहाँ पर अमीटर लगाया गया तो देखा गया कि ये दोनों धारा जो है ये ऐड हो गई, मतलब जुड़ गई। अब जुड़ने का मतलब क्या हो गया, 7 आ गया, और 7 का मतलब हो गया अगर ये दोनों धारा आपस में जुड़ गई है तो ये अदिश नियम का पालन कर रही है, क्योंकि अदिश नियम में कैसे जोड़ना होता है, जैसे बीजगणितीय योगफल का होता है। तो 3 4 7 जोड़ दिए तो हमें कितना मिल गया, 7 एम्पियर का। तो यहीं पर हमारा फेल हो गया, और यहीं पर बताया गया कि जो धारा होती है
वो योग के सदिश या सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है, जिसके कारण वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट इसके बारे में है। अब हम लोग बात करेंगे धारा की दिशा क्या होती है। तो भैया जो धारा की दिशा होती है, धारा हमेशा धारा की दिशा के लिए बोल सकते हैं कि धारा प्रवाह के लिए हमें विभवांतर का होना बहुत जरूरी है। धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे दिशा अगर हम लोग लिख लें तो धारा जो होती है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो यहां से लिख सकते हैं धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा उच्च विभव से, उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर होती है, निम्न विभव की ओर होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास धारा की दिशा। और ये हम लोग बोल सकते हैं जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो धारा क्या होगी, इसके विपरीत में जाएगी, मतलब इधर होगा। दो तरीके बता सकते हैं, एक तो हमारा हो गया धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी, दूसरा बता सकते हैं कि धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अब अगर हम लोग बात करें कि 1 एम्पियर को हमें डिफाइन करना है, देखिए अभी हमारे पास विद्युत धारा इसी का चैप्टर का नाम है और इसे पढ़ना है, तो इसके बारे में जितना भी चीज है हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर क्या होता है। इसका आप नोट्स जो है बढ़िया से बनाते रहिए, अपने हिसाब से अपने राइटिंग में बढ़िया लिखते रहो, क्योंकि नोट्स जो होती है जो अपने आप स्वयं बनाएंगे ना, उससे बढ़िया दुनिया की कोई नोट्स नहीं होती है। तो नोट्स जो है आप अपने हिसाब से अपने राइटिंग में बढ़िया से बताते रहो। कॉपी पेन लेकर बैठा करो छोटू, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा यूज करेंगे फार्मूले का। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन T। अब अगर हम बोले भैया यहाँ हम लोग I बराबर 1 मान लेते हैं, I बराबर 1 एम्पियर बोल दिए, T बराबर मान लिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बराबर 1 आ गया। अगर इसका मान भी 1 माना, इसका मान 1 माना, 1 1 रख दिया, Q बराबर 1 आ गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर NE, Q बराबर NE, NE बराबर 1 हो गया। और E का मान हम लोग क्या जानते हैं, E का मान जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर में 1। यहाँ से N बराबर क्या आ गया, इसको पक्षांतर करेंगे तो आएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, और इसको डिवाइड करेंगे 6.25 गुणे 10 की घात 18 आएगा। और यह है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6.25 है, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो अगर हम बोले कि हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास क्या है, कोई चालक है, और इस चालक का ये सिरा है, एक सिरा दूसरा सिरा। अब हम बोले कि 1 एम्पियर वह धारा होती है, या ऐसा बोल दें कि अगर ये किसी चालक में 1 सेकंड में, समय को हमने क्या माना 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे में प्रवाहित होते हैं, तो जो चालक में धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर कहलाता है। मतलब अगर यहाँ से 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ से उतना ही निकलना भी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास हो रही है तो हम लोग बोलेंगे जो हमारे पास चालक होगा उसमें धारा का मान क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। तो इसको अगर डिफाइन करना तो ऐसे लिख ले 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है भाई, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना है, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करके, इलेक्ट्रॉन एक सिरे में प्रवेश करके दूसरे से निकलते हैं, दूसरे सिरे से निकलते हैं, निकलते हैं, तो चालक में धारा का मान
धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई धारा की डेफिनेशन। मतलब यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे में प्रवेश करके दूसरे सिरे से निकलते हैं तो चालक में धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो इतनी चीज हमारे पास क्या है वैद्युत धारा के बारे में, तो इतना आप लिख लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें अगले टॉपिक की ओर। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का मतलब क्या है कि अभी हमारे पास कोई परमाणु, हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई परमाणु है और अगर हमारे पास कोई एटम है तो उसका एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ऑर्बिटल में क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। तो हमने कह दिया कि हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल है या कोई एक हमारे पास एटम है। एटम में क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होंगे और इसके चारों ओर जो हमारे पास ऑर्बिटल है, जो हमारे पास कक्षाएं हैं, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में रहते हैं? 2n² के फॉर्म में, 2n² के फॉर्म में। मतलब पहले में 2 रहेंगे अधिकतम, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 18 रहेंगे। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में है उसमें जो आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं जो ऑर्बिटल हमारे पास और सबसे पास में है न्यूक्लियस के, तो उसमें वैद्युत आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे हमारे पास दूरी बढ़ रही, जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो आकर्षण बल होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है और वो कम होता जाता है। और ये होता कैसे है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में होता क्या है? एफ जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ रही तो वैद्युत आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो भाई अगर दूरी हमारी बढ़ रही है तो वैद्युत आकर्षण बल क्या होगा? दूरी अगर हमारी बढ़ रही है तो वैद्युत आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। अगर दूरी घट रही है, यहाँ पर देखो दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज्यादा है, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे दूरी ज्यादा होती जाएगी और वैद्युत आकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यहाँ पर हमें क्या बताना है? इस वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मतलब हमें बताना है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो भैया सबसे पहले अगर हमारे पास कोई परमाणु है या अगर हमारे पास कोई चालक है तो क्या करेंगे? हम इस चालक को गर्म कर देते हैं। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद क्या होगा? अच्छा, अब अगर हम लोग बोल दे गर्म कर दें या बोल देते आवेशित करना है। अब कैसे आवेशित करना है किसी चालक को? अगर हमें किसी चालक को आवेशित करना है तो हम लोग क्या कर दे भैया? इसको आपस में रगड़ दे या क्या कर दिया जाए? गर्म कर दिया जाए। अब रगड़ने का मतलब क्या? आपने 2 चालक लिया, उसको पकड़ के रगड़ दिया आपस में। अब रगड़ने के बाद या गर्म कर दे तो ये क्या हो जाएगा? चालक आवेशित हो जाएगा। अब अगर ये चालक आवेशित हो गया तो क्या होगा? अब अगर आवेशित हो गया तो इसको मिल गई इसको क्या मिल गई? ऊर्जा। और ऊर्जा जो होगी वो सबसे बाह्य वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऊर्जा जो होगी सबसे बाह्य वाले ऑर्बिटल को मिलेगी। अब अगर बाह्य वाले ऑर्बिटल को मिल गई ऊर्जा तो क्या होंगे? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको ताकत मिल गई। ऊर्जा का मतलब क्या? एनर्जी मिली, ताकत मिली। तो ये अपने स्थान पर बैठेंगे नहीं, ये अपने स्थान पर बैठेंगे नहीं। अब बोलो ये कैसे हो गया? अब भाई देखो, अगर आपके पास जेब में कुछ पैसा नहीं है, क्या है? अगर आपकी जेब मान लो खाली है, आपके पॉकेट में आपकी जेबा में कोई पैसा नहीं है, 0 रुपया आपके पास है। अभी आपके पास कोई दोस्त आ जाए आपका और बोले भाई चल चौराहे पर घूम कर आते हैं, तो जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी जान रहे हो मेरे जेब में पैसा है नहीं, जाके वहां घूमेंगे फालतू में। लेकिन अगर मान लो आपके घर आपकी मामी आ गई, बुआ आ गए, फूफा आ गए और आगे आपको 500 रुपया दे गए, जाते समय आपको 500 रुपए का नोट देकर चले गए। अब इसके बाद आपका क्या हो गया? आप आवेशित हो गए हैं, आपके जेब में पैसा आ गया, आप क्या हो गए? आवेशित हो गए, आप चार्ज हो गए। अब फिर से अगर वही दोस्त आपका आ गया और बोला भाई चल चौराहे पर, तो क्या होगा? तुरंत आप चलोगे और तुरंत जाके क्या करोगे? आपके पास भाई जेब गर्म है, मतलब आपके पास आवेश है, जाके पैसे उड़ाओगे, कुछ भी खाओगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या हो गया कि जब हमने इस ऑर्बिटल को आवेशित कर दिया है, ऊर्जा दे दिया है, तो जो लास्ट ऑर्बिटल के कुछ इलेक्ट्रॉन है जो आवेशित हो गए,
अब इनके पास ऊर्जा है तो ये अपनी कक्षा छोड़कर या अपने ऑर्बिटल को छोड़कर अपने अंदर वाले में ऑर्बिटल में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर वैद्युत आकर्षण बल ज्यादा है इस वाले की अपेक्षा, मतलब इस वाले की अपेक्षा यहाँ पर वैद्युत आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आने की कोशिश करते हैं, परंतु इनका वैद्युत आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इसमें आ नहीं पाते हैं। तो अब क्या हो गया भाई, जो इलेक्ट्रॉन है इस जालक के रूप में, मतलब जो हमारे पास जगह बची है इसी में अनियमित रूप से गति करने लगते हैं, इसी में अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। और इसी अनियमित रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इन्हीं अनियमित रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब चालन इलेक्ट्रॉन हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे पास चालक है, कोई भी अगर हमारे पास चालक होता है तो जो उसमें आवेश का प्रवाह होता है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग गैस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, गैस इलेक्ट्रॉन। अब गैस इलेक्ट्रॉन क्यों बोल दिया, क्योंकि भाई हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई बंद पात्र है, मतलब कोई हमारे पास एक छोटा सा डिब्बा है, उसमें अगर हम लोग गैस को रख देते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनियमित चारों दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हैं। तो वहां भी क्या हो रहा है, अनियमित रूप से गति हो रहा है। और यहाँ पर भी जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी अनियमित रूप से रैंडमली गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो जिसके कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इनका वेग होता है, मतलब जो चालन इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। जो चालन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड का होता है। जैसे भी हम लोग चांदी के बारे में बात करते हैं, चांदी का मतलब क्या हो गया आपका, एजी। अब एजी आप जानते हैं जो चांदी होता है वो विद्युत का सबसे तगड़ा सुचालक होता है। तो भाई सुचालक कैसे हो गया, अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी धातु है उसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जितने ज्यादा उसमें चालन इलेक्ट्रॉन होंगे, वो धातु वैद्युत की उतनी ज्यादा सुचालक होगी। मतलब इसका क्या हो गया कि भाई अगर चांदी विद्युत का सबसे तगड़ा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है, तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सबसे ज्यादा रही होगी। तो अब यहाँ से हमारे पास 3-4 धातुएं हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला हमारा चांदी है, दूसरा हमारे पास क्या कॉपर है, दूसरा हमारे पास कॉपर है Cu, और तीसरा हमारे पास क्या है Au सोना है, और चौथा हमारे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा चांदी है, उसके बाद Cu है, उसके बाद Au है, और उसके बाद Al है। तो ये हमारे पास जो विद्युत के सबसे ज्यादा सुचालक है, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, उसके बाद सोना हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो इतने हमारे पास 4 धातुएं हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे कि जब किसी धातु के टुकड़े या चालक को आवेशित करते हैं तो बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर इस क्रिस्टल में अनियमित रूप से गति करते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल में कि चालक के भीतर अनियमित रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसे चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इन्हें गैस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसका जो वेग है 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका जो घनत्व है वो 10 की पावर 29 होता है। इसका जो घनत्व कितना होगा, 10 की पावर 29। तो यहाँ से ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग डिफाइन करेंगे, इसी से रिलेटेड हमारे पास डेफिनेशन है श्रांति काल क्या होता है। तो आगे हमारे पास क्या है, श्रांति काल क्या होता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। श्रांति काल, श्रांति काल, श्रांति काल, श्रांति काल को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हो गया कि अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, किसी भी धातु का परमाणु या इलेक्ट्रॉन मॉडल, अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वैद्युत चालन का इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो अभी हम लोग जो बात किए हैं कि परमाणु हमारे पास एक था, लेकिन अब हम बोल देते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा सा धातु का टुकड़ा है, और इस धातु के टुकड़े में बहुत सारे हमारे पास क्या है, इस धातु के टुकड़े में बहुत सारे हमारे पास परमाणु हैं। अब अगर बहुत सारे परमाणु तो इसको चारों ओर हमारे पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये हमने मान लिया हमारे पास क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच में क्या होगा, अनियमित रूप से गति होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों का अगर टक्कर हो जाए, मतलब हमने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन भाई इसकी दिशा ऐसे होगी,
किसी भी तरीके पर जा सकते हैं, कहीं भी इसकी दिशा हो जाएगी। तो दो क्रमागत टक्करों या दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रांति काल। तो कोई भी दो लिख सकते हैं। यहाँ से अगर बात करें, इसका ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तो इन दोनों के बीच का जो समय होगा उसी को क्या बोलेंगे, श्रांति काल। तो डेफिनेशन क्या होगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, टक्करों के बीच का समय, के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। अच्छा, टक्कर किसका होगा, इलेक्ट्रॉनों का होगा, श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि दो क्रमागत टक्करों मतलब इलेक्ट्रॉनों में दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रांति काल कहते हैं। अब श्रांति काल को हम लोग ताऊ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करते हैं भाई इसको किससे, ताऊ से। कैसे, ताऊ से। ये वाला हो गया हमारा श्रांति काल का प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब इसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो श्रांति काल होता है वो ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हो गया, जो श्रांति काल हमारे पास है, श्रांति काल जो होता है वो ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर हम लोग ताप का मान बढ़ाएंगे तो श्रांति काल का मान घटेगा, या अगर हम लोग बोल दें श्रांति काल का मान बढ़ाएंगे तो ताप का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ये कैसे घटेगा, इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने क्या बोल दिया कि हमने ताप का मान बढ़ा दिया। अगर हमने क्या कर दिया, ताप का मान बढ़ाया, अगर ताप का मान बढ़ा दिया मतलब हमने इसको और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया। अब अगर हमने धातु के टुकड़े को टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। अब गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि हो गई भैया तो वेग भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा होती क्या, हाफ mv²। अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है इसका मतलब वेग भी हमारा ज्यादा हो रहा। और अगर वेग ज्यादा हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इतना समय लग रहा था अब तुरंत यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से तुरंत यहाँ पहुंच गए, यहाँ से तुरंत पहुंच गए, क्योंकि पहले वेग कम था। अब जब हमने इसका ताप बढ़ाया मतलब ये आवेशित हो गया। आवेशित होने के बाद गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, और गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि हो रही तो वेग में भी ऑब्वियसली वृद्धि होगा। तो जैसे हमारे पास वेग में वृद्धि हुआ मतलब वेग हमारा ज्यादा हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो समय है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर वेग ज्यादा है बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और बहुत जल्दी पहुंच रहे तो उनके बीच का समय क्या हो रहा, कम लग रहा है। इसका मतलब श्रांति काल कम हो रहा है। यहाँ पर अगर हम किसी भी चालक के ताप को बढ़ा दें तो उसमें जो श्रांति काल होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और श्रांति काल हमारा क्या हो गया, 1/ताप के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इतना चीज हमारे पास क्या है श्रांति काल के बारे में। अगला हमारे पास है माध्य मुक्त पथ। अगला हमारे पास क्या है, माध्य, इसी से रिलेटेड टॉपिक है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, यहाँ पर क्या होगा, अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, धातुओं में जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो दूरी होता है, मतलब जैसे अभी हम बोले कि यहाँ से हमारे पास टक्कर हो गया इसका, तो इसके बीच की जो दूरी है उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि धातुओं में दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और जो हमारे पास माध्य मुक्त पथ होता है इसे हम लैम्डा RMS से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा RMS से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा श्रांति काल और माध्य मुक्त पथ हुआ। तो इसके आगे हम लोग अनुगमन वेग पढ़ेंगे, ड्रिप वेलोसिटी क्या होती है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।